अब तक हमने सीखा वेक्टर्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में जो बेसिक तरीका हमें वेक्टर्स में बताया गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, वह है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बाकी और भी बहुत सारे लॉ आएंगे, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन सब इसी से निकाले गए होंगे, यानी बेस यही रहेगा, इसी से डिफरेंट तरीके निकाले जाएंगे। यानी सबसे बेसिक लॉ है वेक्टर्स को ऐड करने का, वह है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सबसे पहले देखते हैं और इसको सबसे अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि बाकी सब इसी से डिराइव्ड। तो सपोज करिए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों को आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इन दोनों का रिजल्टेंट या सम निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि किसी भी एक वेक्टर को आप बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ए वेक्टर को पहले बना लेता हूं, ऐसे। फिर दूसरे वेक्टर को ऐसा खिसकाइए कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर की हेड पर आ जाए, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर की हेड पर आ जाए। ठीक, पहले वेक्टर को आप बना लीजिए, और पहला वेक्टर मतलब इन दोनों में से कोई भी पहला हो सकता है। पहला चाहे तो आप बी बना सकते थे। ठीक, यानी कि किसी भी एक वेक्टर को आप पहले बना लीजिए, फिर जो बचा हुआ वेक्टर है उसको ऐसा खिसकाइए कि उसका टेल पहले वाले वेक्टर की हेड पर आ जाए। फिर पहले वाले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होकर दूसरे वाले वेक्टर की हेड तक जाने वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट या सम रिप्रेजेंट करेगा। ये ठीक, किसी एक वेक्टर को बना लीजिए, दूसरे वेक्टर को ऐसा खिसकाइए कि उसका टेल पहले वेक्टर की हेड पर आ जाए। फिर पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक जाने वाला वेक्टर कहलाएगा इन दोनों का, या रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, या इन दोनों का जो सम होगा उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, फिर से बताता हूं कि इन दोनों में से कोई भी पहला हो सकता है, यानी किसी को भी आप पहले बना सकते हैं और किसी को भी आप बाद में बना सकते हैं। ठीक, सपोज करिए, मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटाऊंगा, आपको यहां तक नोट करना है, नोट कर लीजिए। आप अगर बी को पहले बनाना चाहें तो आप बी को पहले बना सकते हैं। फिर ए आपका ऐसे था, तो ए को आप ऐसा खिसकाइए कि ए का टेल बी की हेड पर आ जाए। फिर पहला यानी बी की टेल से शुरू होकर ए की हेड तक जाने वाला वेक्टर आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें मैंने ये शो करने का प्रयास किया है
कि आप ए और बी में से किसी को भी पहले बना सकते हैं। ठीक, जैसे इस केस में मैंने ए को पहले बनाया, बी का टेल ए की हेड पर लाया। इस केस में मैंने बी को पहले बनाया और ए को खिसका कर बी की टेल, बी का ए का टेल बी की हेड पर लाया। ठीक, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों ही केसेज में सेम मिलेगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि वेक्टर्स में a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होते हैं। वेक्टर्स में a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए और टाइम चाहिए होगा तो पॉज कर लेंगे, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि शुरुआत में हमने कहा था कि वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, या जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही नीडेड होता है। ठीक, परंतु ये कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर नहीं। कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर क्या होती है कि अब फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, यानी दो वेक्टर्स का सम इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के रूल्स के हिसाब से दिया जाना चाहिए। और चूंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बोलता है, तो इसको भी फॉलो करना चाहिए। तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction, and it must follow the triangle law of addition, including a plus b is equal to b plus a. For example, current के पास मैग्नीट्यूड भी होता है 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर एक्सेट्रा, और डायरेक्शन भी होती है। परंतु फिर भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, और भी एक क्वांटिटी का नाम लेता हूं, परंतु इस बारे में आप लोग अभी जानते नहीं हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो हैव डायरेक्शन, इनके पास भी डायरेक्शन है, परंतु इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, इन दोनों को बस ऐसे ही नोट कर लेंगे। 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं होगा। आगे ये जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाएगा रोटेशनल या सर्कुलर में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक, करंट चैप्टर में जब करंट पढ़ाया जाएगा तब ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो इसको बस ऐसे ही नोट कर लीजिए फॉर कंप्लीशन ऑफ नोट्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आपको वेक्टर्स दूंगा, आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन को यूज करके ज्योमेट्रिकली रिजल्टेंट फाइंड करना है और फिर यह शो करना है कि किस वेक्टर को पहले बनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स a and b and show that a plus b is equal to b plus a। ठीक, पहले खुद से करेंगे वीडियो पॉज करके और फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो ट्रायंगल रूल के हिसाब से पहले एक वेक्टर बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए वेक्टर को पहले बनाया, फिर बी वेक्टर को ऐसा खिसकाया कि बी का टेल ए की हेड पर आ जाए, तो ए की टेल से बी की हेड तक जाने वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो लेंथ हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक, और डायरेक्शन के लिए हम ये एंगल बताएंगे कि इस वाले वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है। तो मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल है, तो 10 अल्फा, 10 अल्फा कैसे आ जाएगा? मान लेते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा, 10 अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 10 रूट 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू रूट 3। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो अपना रिजल्टेंट आ गया 20 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद वेक्टर ए। ठीक, या इस डायरेक्शन से। ठीक, तो ये तो रिजल्टेंट तो हम लोगों को मिल गया। अब हम शो करते हैं कि अगर हम बी को भी पहले बनाएं तो भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक, तो सपोज पहले बी को बना देते हैं, तो बी आपका ऐसे बन गया 10 रूट 3 मीटर्स। ए को हमने खिसकाया सच दैट ए का टेल बी की हेड पर आ जाए 10 मीटर्स। तो अब ट्रायंगल रूल के हिसाब से बी की टेल से ए की हेड तक जाने वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और फिर से आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ क्या हो जाएगी? ए का 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम।
और फिर से आ जाएगा 20 मीटर्स, और अगर हम प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल फिर से 60 डिग्रीज है, तो डायरेक्शन भी आ जाएगा कि रिजल्टेंट पहले वाले वेक्टर से उतना ही एंगल पर है, यानी सेम डायरेक्शन में है जैसे पहले डायरेक्शन में था, जैसे पहले जिस डायरेक्शन में पहले था। ठीक, तो इसके लिए मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूं। मान लेते हैं थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 10√3 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्रीज। अब थीटा अगर 30 डिग्रीज आ गया है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस 30 60 डिग्रीज। ठीक, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रिजल्टेंट अब भी 20 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज है विद वेक्टर ए। तो हमने शो कर दिया ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, मिटाते हैं इसको। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है कि अगर मैं वेक्टर ए ले लूं ऐसे 10 मीटर्स और वेक्टर बी ले लेता हूं कुछ ऐसे 10 मीटर्स, और ये वाला एंगल हो गया मान लेते हैं 60 डिग्रीज। ठीक, समझ गए। ए वेक्टर 10 मीटर्स का, बी वेक्टर भी 10 मीटर्स का, और ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्रीज पर। अब इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। वीडियो पॉज करें और खुद से पहले सॉल्व करें। ठीक, तो पहले अगर मैं ए को बनाता हूं तो ये 10 मीटर्स का हो गया। फिर बी को बनाते हैं तो बी को ऐसा खिसकाएंगे तो बी का टेल ए की हेड पर आना चाहिए। ये भी 10 मीटर्स का है, तो ए की टेल से बी की हेड तक जाने वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला एंगल अपने को दिया गया पहले से 60 डिग्रीज। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये 10 है, ये भी 10 है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। इसको मैं थीटा बोल देता हूं, इन दोनों एंगल्स को मैं थीटा बोल देता हूं। तो अब थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्रीज। ठीक, और अगर ये 60 हो गया थीटा तो तीनों एंगल्स बराबर हो गए, और तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ये रिजल्टेंट भी कितने का हो गया 10 मीटर्स का। तो 10 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद फर्स्ट वेक्टर, राइट। अब क्या करते हैं, a प्लस बी
इज इक्वल टू बी प्लस ए दिखाने के लिए सबसे पहले बी को बनाते हैं, फिर बी की हेड पर ए का टेल लाते हैं, तो बी की टेल से ए की हेड तक जाने वाला वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक। और ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्रीज, राइट। पहले हमने बनाया बी वेक्टर को, फिर ए को ऐसा खिसकाया कि उस ए का टेल बी के हेड पर चला जाए, ऐसे। फिर बी की टेल से ए की हेड तक जाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, राइट। तो अब हमें यह प्रूफ करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के लिए कि ये रिजल्टेंट यानी ये लेंथ 10 मीटर है और ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल की तरह 60 डिग्रीज, ठीक। तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों ही प्रोसीजर से करने पर रिजल्टेंट वही है, 10 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद वेक्टर ए, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि ये एंगल 60 डिग्रीज, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्स हो गई, ये एंगल 60 तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज, ठीक। फिर ये 10 और ये 10, तो ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए। तो अगर मैं इन दोनों को थीटा मान लेता हूं, अगर पिछले ही सिचुएशन की तरह इसको अगर हम सॉल्व करें तो थीटा प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 180, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, यानी थीटा 60 हो गया तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये रिजल्टेंट कितना हो गया 10 मीटर्स, ठीक। और ये एंगल अगर 60 डिग्रीज है तो 60 प्लस 60 120, और ये टोटल कितना होना चाहिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्रीज, ठीक। तो रिजल्टेंट फिर से कितना आया 10 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद वेक्टर ए, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही रिजल्टेंट्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो फिर से हमने प्रूफ किया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तक हमने सीखा कि रिजल्टेंट को ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हम सीखेंगे कि रिजल्टेंट को न्यूमेरिकली कैसे फाइंड आउट किया जाए यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं रिजल्टेंट को न्यूमेरिकली फाइंड आउट करने के लिए। यानी फॉर्मूला का मतलब है कि वो फॉर्मूला आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे दे और रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे दे, ठीक। तो सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड हम ए लिखेंगे, वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड हम बी लिखेंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है न्यूमेरिकली, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ठीक। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो पहले पहला वेक्टर बना दिया हमने, वेक्टर ए, और फिर बी को खिसका कर ए की हेड पर लाए,
तो ए की टेल से बी की हेड तक जाने वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक, और आप देख सकते हैं कि चूंकि हमने बी को जस्ट खिसकाया है उसके पैरेलल, तो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या है कि रिजल्टेंट को फाइंड करने का मतलब है कि हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ, दैट इज OB, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब ये वाला एंगल अल्फा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, दैट इज दिस लेंथ OA, magnitude of vector B, that is this length AB, and angle between the two vectors, that is theta, right? तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं मैं यहां पर, और इस पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं बोल देता हूं C। ठीक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं बोल देता हूं C। अब देखिए क्या है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये लेंथ OB, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये लेंथ OB। तो मैं इस OB लेंथ को फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल OBC को यूज करता हूं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OC का स्क्वायर, दैट इज OA प्लस AC का स्क्वायर, OA प्लस AC का होल स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो अगर हमको OC मिल जाए और BC मिल जाए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो OC और BC फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल ABC को यूज कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB, तो BC की वैल्यू हो जाएगी AB साइन थीटा, और AB एज वी नो लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो ये लेंथ AB हो जाएगी B का मैग्नीट्यूड, दैट इज B साइन थीटा। ठीक, इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB। ठीक, AC अपॉन AB, तो AC की वैल्यू हो जाएगी AB cos थीटा। अब AB एज वी नो B है, स्मॉल b, तो ये हो जाएगा B cos थीटा। ठीक, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, OB के बराबर होगा, और OB हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। अब हम OC को लिख सकते हैं OA प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो अब इसको लिखा जा सकता है, OA को हम लिख सकते हैं
स्मॉल ए और AC को लिख सकते हैं B cos थीटा। ठीक, और BC को लिखा जा सकता है B sin थीटा। राइट, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें मिटाना पड़ेगा, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, और नोट करने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि हम यहां तक पहुंच गए थे, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यहां ले लें प्लस बी स्क्वायर इसमें और इसमें से कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा 1। अब बचा आपका 2ab कॉस थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए क्या है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए मैं लिख लेता हूं tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस OC, तो BC अपॉन OC, और ये हो जाएगा BC की वैल्यू हो जाएगी, BC को BC रहने देते हैं और OC को लिख लेते हैं OA प्लस AC। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, BC की वैल्यू हम पहले की तरह B साइन थीटा लिख लेते हैं, OA अपना A है और ये हो गया है B cos थीटा। ठीक, तो ये हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूला डेवलप कर लिया है यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नोट कर लीजिए।